Good evening, everybody. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. All right. चलो, let's start today's session without wasting time. चलो start करते हैं आज का session. So let's start with the very first news that is related to Rafale. Right. अभी आपने देखा होगा that our president of India, she, made a maiden sortie. Sortie होता है basically जो fly करते हैं एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स को, राइट, एट अम्बाला. तो रफाल प्लेन अभी न्यूज में है, ठीक है. एंड द्रौपदी मुर्मू जो है वो इंडिया की सेकंड प्रेसिडेंट बन गई है, फीमेल. ओवरऑल थर्ड प्रेसिडेंट बन गई है जिन्होंने कोई फाइटर प्लेन फ्लाई किया है, ठीक है. सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो याद रखना अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, शी टुक दी मेडन सॉर्टी ऑफ द रफेल प्लेन्स, ठीक है. अब रफेल प्लेन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री पता होना चाहिए. दैट जो रफेल प्लेन है ये एक फ्रांस की कंपनी है, डसॉल्ट, ठीक है. तो फ्रांस डसॉल्ट ने इसे मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है, रफेल प्लेन, रफेल जैट्स को. तो इट वाज इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स इन 2020. 2020 में ये इंडिया में इनकलकेट हुए थे. और जो रफेल स्क्वाड्रन है उसका नाम है गोल्डन एरोस. तो याद रखना गोल्डन एरोज इज रिलेटेड टू रफेल प्लेन्स, राइट. तो सबसे पहले बात याद रखना, हाँ, सॉर्टी होता है बेटा, वो फ्लाई करते हैं ना, जो जो भी फाइटर प्लेन्स हम फ्लाई करते हैं उसे बोलते हैं सॉर्टी इन दी डिफेंस मिलिट्री टर्मिनोलॉजी. रफेल प्लेन हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी इसका वर्क देखा. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर रफेल प्लेन वाज यू नो दे डिस्प्ले देयर वेलर इन ऑपरेशन सिंदूर. उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के कितने प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कोई फाइटर प्लेन की सॉर्टी ली है. तो सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और प्रतिभा सिंह पाटिल थी, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने सिकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को फ्लाई करा था. रफेल फ्लाई करने वाली पहली प्रेसिडेंट बनी है मिस्टर या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. रफेल मैंने आपको बता दिया फ्रांस डिजाइंड है. अभी नेक्स्ट जो हमने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है उसमें हमने साइन करा है दैट वी विल इनकलकेट न्यू 26 जो रफेल प्लेन्स हैं हम मैन्युफैक्चर करेंगे दोनों मिलके, इंडिया और फ्रांस, राइट. रफेल प्लेन हम लॉन्च करेंगे दोनों, 26 न्यू. तो इट वाज ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ की डील हमने साइन करी है बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया. तो अब हम रफेल प्लेन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, ठीक है. याद रखोगे. तो फ्रांस की अगर मैं कंपनी की बात करूं जिसने रफेल प्लेन मैन्युफैक्चर करा है तो उस कंपनी का नाम है डसॉल्ट. डसॉल्ट एविएशन. डसॉल्ट एविएशन. तो डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की बेसिकली कंपनी है जिसने रफेल प्लेन मैन्युफैक्चर करे, ठीक है. याद रखोगे. शुड आई मूव फॉरवर्ड? हाँ हाँ, क्लियर है. तो ये 63,000 करोड़ की डील है जिसमें हम 26 रफेल प्लेन को हम मैन्युफैक्चर करेंगे. यस, यू कैन नोट बेटा, राइट. चलें आगे. तो ये बात हो गई आपकी बेटा 63,000, 26 रफेल, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट करंट अफेयर. फाइन. तो गोल्डन एरोज याद रखना, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम रफेल एंड द्रौपदी मुर्मू जी तो इन्होंने पहली, शी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने रफेल फाइटर प्लेन को फ्लाई किया है बेसिकली, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. नाउ देयर इज समथिंग इन न्यूज with respect to Delhi that is called as cloud seeding.
है ना। क्लाउड सीडिंग अभी बहुत न्यूज में था कि क्लाउड सीडिंग करके वी विल प्रोड्यूस रेन एंड एवरीथिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी दिल्ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बेसिकली द क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट। यस यस, एग्जैक्टली। सो दिल्ली एनवायरमेंट डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ आईआईटी कानपुर, they have signed a MOU, that is memorandum of understanding for cloud seeding, right? और आइडिया क्या था, टू कर्ब द एयर पोल्यूशन। हाँ, तो अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ क्लाउड सीडिंग। एक्चुअली आप देखोगे, आपने जूनियर क्लासेस में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा, राइट? सो यू हैव हर्ड अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आपको पता होगा जो फर्स्ट लेयर होता है, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, राइट? तो पहला लेयर क्या होता है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर, राइट? देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, राइट? स्ट्रेटोस्फेयर वी कॉल्ड इट स्ट्रेटोस्फेयर एज ओजोन लेयर आल्सो। तो आप देखोगे जो ट्रोपोस्फेयर है ना, एमओयू इज मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली एमओयू साइन करते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो ट्रोपोस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर में जो फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब दिस इज द लोकलाइज्ड लेयर। तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जितनी भी हॉट गैसेस होती हैं, वो क्या होती है, वो यहाँ ट्रोपोस्फेयर के अलोंग दे यूज टू एक्यूमुलेट। ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी ये कभी भी ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाते, राइट? तो ये ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट पर दे यूज टू एक्यूमुलेट। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब होता क्या है, आप देखोगे ये चेंज इन सीजन वाला टाइम होता है अक्टूबर नवंबर एवरी ईयर। तो अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, क्रॉप चेंज होती है। तो क्रॉप चेंज की वजह से क्या होता है, जो यू नो ग्रास होती है, जैसे लेट्स से आपने क्रॉप को कट किया, तो जो उसकी रूट्स रह गई, है ना, छोटे छोटे यू नो पार्ट रह गया, तो जनरली क्या होता है, एग्रीकल्चर एरिया में उसे बर्न कर देते हैं। और बर्न करने के बाद उसके पॉल्यूटेंट्स एयर में आ जाते हैं, राइट? दे यूज टू एक्यूमुलेट नियर एटमॉस। तो आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरी ईयर, आपने देखा होगा ये दिवाली के आसपास का जो टाइम होता है, इस टाइम पर क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है ना, रबी की क्रॉपिंग होती है, तो इस वजह से ये यू नो आपका एक्यूमुलेशन हो जाता है। एंड दिस एक्यूमुलेशन की वजह से यू विल फाइंड मैनी पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड इन दी एयर। तो आप देखोगे यहाँ पे PM10, PM2.5 आप एयर में देखने को मिलते हैं। एमओयू इज मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली क्या होता है देवयाशी, जनरली आप किसी भी कुछ भी डील करते हो, जैसे कोई कंट्री किसी के साथ डील कर रही है, कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एक एमओयू साइन कर लेता है, राइट? सो दिस इज सिंपली, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने आपको बस ये बताया कि हाँ, इस तरह से एवरी ईयर यू विल फाइंड सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स, एयर डस्ट पार्टिकल, पॉल्यूटेंट जो एयर में सस्पेंड होते हैं इस टाइम पीरियड में, राइट? रीजन आई हैव टोल्ड यू। अब होता क्या है, क्लाउड सीडिंग क्या होता है बेसिकली? तो क्लाउड सीडिंग में क्या करते हैं, वी यूज टू क्रिएट द आर्टिफिशियल रेन। तो बेसिकली क्या करते हैं, वी यूज लाइक सिल्वर आयोडाइड हो गया, ठीक है, ड्राई आइस हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इन सबको हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो इसको हम बेसिकली जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाला एरिया होता है वहां पर स्प्रेड कर देते हैं। और आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंडेंसेशन। अब सिल्वर आयोडाइड वगैरह की वजह से वो मॉइस्चर एक्यूमुलेट करके दे यूज टू कंडेंस द एरिया, और कंडेंस एरिया करके दे यूज टू, सॉरी, हाँ, तो कंडेंस एरिया करके, कंडेंसेशन करके, तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इन सब का यूज होता है, बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर्टी कि वो मॉइस्चर को एक्युमुलेट करके कंडेंसेशन करा दे, है ना। तो उन डस्ट पार्टिकल्स पे क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, और कंडेंसेशन के बाद रेन हो जाएगी। तो डस्ट पार्टिकल जो एयर में सस्पेंडेड है, ट्रोपोस्फेयर के अपर सरफेस पे सस्पेंडेड है, वो क्या होगा, वो लैंड पे आके डिप हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है सिल्वर आयोडाइड वगैरह को यूज करके पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। बट अनफॉर्चुनेटली
इतना मॉइस्चर एक्यूमुलेट नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे जो प्रैक्टिकलिटी होती है वो यही होती है कि उसको उसी एरिया में स्प्रेड करना होता है जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए। क्योंकि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% होगी तभी रेन होती है, कंडेंसेशन का ये मतलब एक तरीका होता है, दिस इज अ बेसिक साइंटिफिक वे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, इस वजह से एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। राइट, तो आपको ध्यान रखना है सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन कौन सी हम मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, केमिकल मटेरियल। तो वी कैन यूज सिल्वर आयोडाइड, वी कैन यूज पोटेशियम आयोडाइड, वी कैन यूज सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस, जो ड्राई सी, तो ये सब यूज किया जाता है फॉर दी आर्टिफिशियल कंडेंसेशन, और उसकी वजह से हम रेन करा देते हैं। क्लियर है? तो आर्टिफिशियल, हाँ। सर आई हैव अ डाउट, एनी साइड। हाँ, देखो बेटा, जो इसकी फर्स्ट रेन होती है ऑब्वियसली वो थोड़ा सा केमिकल कंपाउंड है, तो थोड़ा बहुत वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है, अदरवाइज इसका कोई इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। सर व्हाट इज द बर्निंग ऑफ क्रॉप कॉल्ड? बेटा वो हिंदी में उसे पराली टाइप बोलते हैं, है ना, हिंदी में उसे पराली बोलते हैं, बट दिस इज अ एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकलिटी से बताता हूँ। एक्चुअली होता ये है, जैसे सपोज करो कोई एग्रीकल्चर लैंड है, अब यहाँ पे लेट से क्रॉप लगी हुई है, क्रॉप लगी हुई है राइस की, राइस क्रॉप लगी हुई है लेट से। अब होता क्या है, उसका रीपिंग पीरियड होता है, जो भी जितनी भी खरीफ क्रॉप होती है उसका रीपिंग पीरियड यही होता है, अक्टूबर नवंबर वाला। और इंडिया में जो राबी क्रॉपिंग सीजन होता है वो स्टार्ट भी नवंबर, अक्टूबर नवंबर में होता है, मतलब आपको सो करनी है। तो बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो पूरी के क्रॉप को निकालें, उसके बाद वो नई क्रॉप को सो करें, दे डोंट हैव दैट मच टाइम, क्योंकि वो सीजन निकल जाएगा। तो व्हाट दे डू, दे जस्ट बर्न द एंटायर एरिया, और बर्न करने से जो ऐश होती है उससे सॉइल फर्टिलिटी भी रिटेन हो जाती है। सो व्हाट दे डू, दे यूज टू बर्न। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो ये एक इशू है। तो अब बोलते हैं कि फार्मर्स को बैन करो कि आप बर्न मत करो, पर प्रॉब्लम ये है अगर फार्मर बर्न नहीं करेंगे उनका क्रॉपिंग सीजन डिले हो जाएगा, दे डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज। तो ये ना, इस वजह से आप देखोगे हर साल ये इशू होता है। हाँ सर, ये पॉल्यूटेंट क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, बट हाँ, नो नो नो, एसिड रेन नहीं है, एसिड रेन में बेटा SO2, NO2 ये सब होता है, बट ये थोड़ा बहुत क्योंकि आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, तो ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, क्योंकि देखो इसमें कुछ भी नहीं है, PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 2.10 तो माइक्रोन्स तो है ही ना। तो ये तो बेसिकली लंग्स वगैरह जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत यू नो इल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना, ये सब तो हो गई, मतलब एयर सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स तो होते ही हैं, तो वो तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करते ही, राइट। तो एज सच इतना ज्यादा, हाँ बेटा वो इम्प्लीमेंट करी थी श्रेयांश, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए। नहीं नहीं, आप इंग्रेडिएंट में बेटा बस इतना याद रखो, सिल्वर आयोडाइड याद रखो, पोटेशियम आयोडाइड याद रखो, मेजर मेजर याद रखो, कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से हम पॉल्यूटेंट वो से यूज करते हैं केमिकल कंपाउंड, तो आप ये रख सकते हो। बेटा दिल्ली वाली इसलिए फेल हो गई क्योंकि वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी इकट्ठी नहीं हो पाई, मतलब जो एग्जैक्टली मतलब वो कंडेंसेशन प्रोसेस था वो पूरा नहीं हो पाया, इस वजह से वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, है ना। अब इसमें आप ब्लेम वगैरह कर सकते हैं, पर ये रीजन यही है। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो ये याद रखना, क्लाउड सीडिंग दुबई वगैरह में तो कभी भी करा देते हैं वो बारिश, इंडिया में हमने ट्राई करा बट अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हो पाया, और टाइमिंग ठीक नहीं हो पाई, आप ये बोल सकते हो। राइट, ठीक है, चलो आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट नेक्स्ट करंट अफेयर, नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में, हाँ दुबई में तो एक बार, यस, दुबई में एक बार इतनी भयंकर उन्होंने करा दी थी और फ्लड्स आ गए राइट, कतर वगैरह में भी वो कराते हैं। चलो खैर, हाँ नेक्स्ट आते हैं हम रिसेंट जो अब नए चीफ जस्टिस इंडिया में अपॉइंट होने वाले हैं। अभी अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं, तो प्रेजेंट में वी हैव द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है BR गवई। ठीक है,
अब बी आर गवई के बाद वी विल हैव द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि नवंबर 2025 में अपॉइंट होंगे, जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ये प्रेजेंटली द सेकंड मोस्ट सीनियर मोस्ट जज है, तो ये बी आई गवाई को रिप्लेस करने वाले हैं। तो याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। गोल्डन एरो बेटा, प्रज्ञा, जो इंडिया का रफेल स्क्वाड्रन है उसका नाम है गोल्डन एरो, जहां पे बेसिकली रफेल हमने रखे हुए हैं। राइट, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है। तो सीजेआई को अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सीजेआई को अपॉइंट करता है। उसके बाद आपको याद रखना है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, टेन्योर कितना आता है। टेन्योर होता है इसका 5 इयर्स का। मैक्सिमम एज क्या होती है, कब तक आप चीफ जस्टिस बन सकते हो। मैक्सिमम एज रहती है 65 इयर्स। क्लियर है। तो ये सारी बात याद रखनी है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सुकुमार, सॉरी, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन थे सुकुमार सेन। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बताओ मुझे, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुपरलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट, फर्स्ट सीजेआई, जैसे हमने अभी हम देख रहे हैं, वी हैव, हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ वेंकैया नायडू, कुछ भी नहीं, एच जे कानिया, जस्टिस एच जे कानिया। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 52nd थे बी आर गवाई, और अभी 53rd बनेंगे सूर्यकांत। ठीक है, हरिलाल जे कानिया, यस, एच जे कानिया। ठीक है, सो ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। सुपरलेटिव जरूर करते हुए चला करो, फर्स्ट तो जरूर पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे। काइंडली से यस और नो। हाँ सर, सुकुमार सेन कौन थे, सुकुमार सेन थे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यस बेटा राजस, आईआईटी कानपुर का यूज किया था इस पे। सुकुमार सेन, अभी मैं जब लिखने वाला था ना, तो याद रखना सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ही वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट ईसी थे। क्लियर है। आ जाओ आप। चलिए, दिस इज फाइन, काइंडली से यस और नो। यहां तक किसी को कोई डाउट, जस्ट राइट यस और नो इन दी कमेंट सेक्शन। फाइन, चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू त्रिशूल। यस, थैंक यू। त्रिशूल अभी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंडिया ने कंडक्ट की है। सो इंडिया हैज कंडक्टेड त्रिशूल एक्सरसाइज। अब त्रिशूल में आपने देखोगे ना, थ्री, यू नो, एरोज होते हैं त्रिशूल में। त्रिशूल कैसा होता है ना, आपने टेंपल में ऐसे देखा होगा, त्रिशूल इज लाइक दिस, इस तरह से होता है। तो त्रिशूल
एक्सरसाइज इज ऑल्सो ट्राई सर्विस। इसमें ट्राई सर्विस में कौन कौन है? आर्मी है, वी हैव नेवी एंड वी हैव एयरफोर्स। सो वी हैव आर्मी, वी हैव नेवी, वी हैव एयरफोर्स। सो त्रिशूल याद रखना आर्मी नेवी एयरफोर्स का कॉम्बिनेशन है। इट इज अ ट्राई सर्विस कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज। अब त्रिशूल में आपको ध्यान रखना है, जो त्रिशूल है ये एक ट्राई सर्विस कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज है, जो कि हमने पाकिस्तान के बॉर्डर के अलोंग प्रैक्टिस की है ना भाई, ताकि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रांग रहे। राइट, सो नाम याद रखना, त्रिशूल इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर पाकिस्तान से हम बॉर्डर्स कहाँ पे शेयर करते हैं? तो अगर आप नोटिस करोगे, इफ यू सी, वी शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज लद्दाख, तो लद्दाख शेयर करता है। देन दिस पार्ट इज जम्मू, जे एंड के यूनियन टेरिटरी, ये शेयर करती है। देन यू हैव अ स्टेट इन इंडिया दैट इज पंजाब, पंजाब शेयर करता है। देन यू हैव राजस्थान, पूरा राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर होता है। देन यू हैव गुजरात, तो राजस्थान एंड गुजरात। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कितने स्टेट इंडिया के पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वी हैव 3 स्टेट प्लस 2 यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर यूटीज, पंजाब, राजस्थान एंड yes, I will share the PDF in Telegram channel. All of you have joined the Telegram channel. है, मैं लास्ट पीडीएफ भी अभी शेयर करूंगा। मैं लास्ट पिछली 4-5 क्लास की पीडीएफ आज शेयर करूंगा, यू नो, इन द टेलीग्राम चैनल। तो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो nice. All those who haven't joined the Telegram channel, it is mandatory for all of you to join. ठीक है, आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो इन द पीडीएफ के लास्ट में, मैं लिंक भी लगा के भेजूंगा। तो अभी ये वाली पीडीएफ मैं ना ग्रुप्स में शेयर करूंगा, उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जितने भी स्टूडेंट है अपने एजुकेशन एडवाइजर्स को बोलो कि वो आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर करें और आप उसे ज्वाइन करोगे। राइट, क्लियर है यहाँ पे तक? वेरी गुड। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया, ये स्टैटिक पॉइंट याद रखना, त्रिशूल एक्सरसाइज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं गुजरात और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम सर क्रीक लाइन। ऑलराइट, सो इट इज नेम्ड एज सर क्रीक लाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, नेक्स्ट जो आपको याद रखना है दैट एक लाइन है जिसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दोनों लाइंस याद रखना, कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ ले। ठीक है, हाँ सर, कौन से बॉर्डर? हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ मतलब ये ब्रिटिशर नेम थे बेटा। सिडनी रेड रेड क्लिफ करके नाम था, जिन्होंने वो लाइन ड्रॉ करी थी पार्टीशन वाली, है ना, तो उनके नाम पे ही है। राइट, चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, यू प्लीज आस्क योर डाउट। अब ये डाउट पूछ लिया करो बेटा डायरेक्टली, है ना। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? बिकॉज आज है 31 अक्टूबर, एंड आज ही के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूनिटी डे। राइट, सो वी यूज टू सेलिब्रेट व्हाट? नेशनल यूनिटी डे। तो याद रखना, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 अक्टूबर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनका बर्थडे होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है।
रेड क्लिफ और सरक्रीक बेटा, वो ना सरक्रीक जो है पाकिस्तान, जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की तरफ शेयर हो, वो सॉरी गुजरात की तरफ शेयर हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं, ठीक है, रेड क्लिफ। राइट। ऑलराइट। सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द क्लाउड सीडिंग टॉपिक आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस, आई एम सॉरी। हाँ हाँ, आई विल एक्सप्लेन, नॉट टू वरी द मोमेंट, यू नो, आफ्टर इन द लास्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स पहले, जब मैं टॉपिक वाइंड अप करता हूँ, आई विल एक्सप्लेन द क्लाउड सीडिंग अगेन, नॉट टू वरी। जो भी आपके डाउट पूरी क्लास के रह जाते हैं, द लास्ट 10 मिनट्स आई विल एक्सप्लेन योर डाउट्स, नॉट टू वरी। अभी आप इसी पर फोकस करो, लास्ट में मैं ये सारा कवर करा दूंगा जो आपका मिस हो गया। ठीक है। सो हेयर आई एम डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आई एम डिस्कसिंग अबाउट दी नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है, इसीलिए हम मनाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज अ person behind the integration of India. When India got independent, there were almost 562 princely state। ठीक है, तो इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने का काम करा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। राइट, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया, दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है, इसीलिए उनको सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल यूनिटी डे। इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। बहुत फेमस ऑपरेशन पोलो हुआ था, जिसके बाद हमने हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट करा था इन 1948, उसमें भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, इनको सरदार वर्ल्ड, वल्लभ भाई पटेल इनका नाम है, लेकिन सरदार पटेल कब नाम पड़ा इनका? आफ्टर 1928 बरडोली सत्याग्रह। बरडोली सत्याग्रह वाज इन गुजरात, तो गुजरात में इन्होंने बरडोली सत्याग्रह करा था। बेसिकली इट वाज रिलेटेड टू रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड था। तो वहां की जो फार्मर्स वगैरह थे, फीमेल्स थी, उन्होंने इनको सरदार एज अ टाइटल दिया था, तो तब से इनका नाम पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट, सो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, जो बेसिकली इट वाज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू। राइट, सरदार याद रखना, 1928 याद रखना। क्लियर है? तो मुझे लगता है यहां तक की सारी बात आपको क्लियर हो। ठीक है, क्लियर है। सो सरदार पटेल नेशनल यूनिटी डे, ये आपको हिस्ट्री में भी काम आएगा, और करंट अफेयर का तो अभी टॉपिक है ही, क्योंकि आज ही हमारा क्या है, व्हाट यू कॉल्ड, आयरन मैन का बर्थडे है। सर आयरन मैन बेटा इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपने ऑटोमैन बिस्मार्क का नाम सुना होगा इन वर्ल्ड हिस्ट्री। सो देयर वाज अ पर्सन ऑटोमैन बिस्मार्क, ही वाज बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो उन्हें बोलते हैं आयरन मैन ऑफ जर्मनी। तो वहीं से इंस्पायर होकर इन्हें बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। राइट, क्योंकि जो काम बिस्मार्क ने जर्मनी में किया था, वो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया में किया था। ऑपरेशन पोलो था बेटा, एक्चुअली हैदराबाद इनिशियली चाहता नहीं था इंडिया का पार्ट बनना, तो हमने एक मिलिट्री एक्शन की हेल्प से ये करा था। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं, व्हाट यू कॉल्ड, ऑपरेशन पोलो में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है। राइट, और कोई डाउट? आगे चले। हाँ, चलो, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था ना बरडोली सत्याग्रह, तो वो हाई रेवेन्यू चार्ज कर रहे थे, तो उन्होंने सत्याग्रह करा के रेवेन्यू कम करा दिया था। राइट, सो दिस वाज द पॉइंट। हाँ हाँ
हाँ, प्रिंसली स्टेट थे बेटा इनिशियली 2562। तो वो सारे प्रिंसली स्टेट हमने रीयूनाइट करके एक बनाया इंडिया। तो उसमें इनका कंट्रीब्यूशन। चलो आगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश ने स्टैब्लिश करा है व्हाट, चीता सेंचुरी। आपने टाइगर सेंचुरी सुना होगा, है ना? पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड चीता सेंचुरी बनी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नौरा देही, नौरा देही बिकम द एमपी थर्ड चीता साइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले कनू थी और गांधी सागर थी। अभी आपने देखा होगा दैट 1952 के बाद से इंडिया में चीतास की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। तो अभी हमने क्या करा, हमने कुछ कंट्रीज के साथ टाई अप करा, जैसे नामीबिया, साउथ अफ्रीका। वहां से हम चीतास को रिलोकेट कर रहे हैं इंडिया में। तो ये जो नौरादेही सेंचुरी है, इसमें हम नामीबिया से टाइगर चीता लाएंगे और यहाँ पर उन्हें यू नो basically we will give a ground to breed, we will give the ground कि आप वो इंडिया में आके बेसिकली जो इंडिया में पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो रही है उसको रिवाइव करें। ठीक है, सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। तो याद रखना कि ये प्रोजेक्ट चीता के अंदर है। अब आपसे कोई पूछे प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट हुआ था, तो प्रोजेक्ट चीता 2022 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से हमने तीन चीता सेंचुरी बना दी। वन इज कनू इन एमपी, गांधी सागर अगेन इन एमपी, और थर्ड बनाई है नौरा देही अगेन एमपी। याद रखोगे? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। प्रोजेक्ट चीता की अगर मैं बात करूं, इट वाज स्टार्टेड इन 2022। नाउ इफ वी सी द अदर प्रोजेक्ट्स, right, other projects related to cheetah, other projects related to other animals, तो आप देखोगे वी हैव प्रोजेक्ट टाइगर। राइट, प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। राइट, सो प्रोजेक्ट टाइगर 1973। राइट, तो ये इंडिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट था। वी हैव प्रोजेक्ट एलिफेंट ऑल्सो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये स्टार्ट हुआ था 1992 में। 1992 में वी हैव प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट चीता मैंने कब बताया, 2000 2022 में। राइट, तो ये भी याद रखना। वी हैव प्रोजेक्ट डॉल्फिन ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2020 वी हैव लॉन्च प्रोजेक्ट डॉल्फिन। वो डॉल्फिन की कंजर्वेशन के लिए है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020। ऑल दिस इज फाइन और नॉट? हाँ, जिम कॉर्बेट तो बेटा 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। वो इंडिया का पहला टाइगर नेशनल पार्क है। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर हमने एक्चुअली, देखो मैं आपको हिस्ट्री पूरी बता देता हूँ, आपने बात छेड़ी है तो। एक्चुअली हमने सबसे पहले लेके आए हम, पहले तो आपको पता है ना इंडिया में कोई भी ऐसी हंटिंग वंटिंग कर देता था, है ना? लेकिन आपको पता है 1972 में हमने क्या करा, 1972 में हम लेके आए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए हम। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने बोला कि यार ये एनिमल्स को ऐसे हंट वंट नहीं करना चाहिए, वी हैव टू प्रोटेक्ट दीज। अब टाइगर हमारा नेशनल एनिमल था, तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा स्पेसिफिकली फॉर टाइगर्स 1973 में। फिर टाइम टू टाइम हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते गए, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, डॉल्फिन प्रोजेक्ट, क्योंकि डॉल्फिन क्या है, इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए नेशनल एक्वेटिक एनिमल का नाम बताओ, तो आंसर आ जाएगा डॉल्फिन। फिर प्रोजेक्ट चीता अभी रिसेंटली है, प्रोजेक्ट टीचा 2022। ठीक है, क्लियर है? राइट, दोनों एमपी में है बेटा। ठीक है, चलो
हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स भी आता है। वी हैव फॉरेस्ट एक्ट्स, अलग अलग टाइम पे हमने फॉरेस्ट एक्ट लेके आया, 1988 में आया है फॉरेस्ट एक्ट, है ना। तो उसमें हम प्लांट और इन सब का कंजर्वेशन भी करते हैं। एक्चुअली है सब कुछ इंडिया में, ऐसा नहीं है। पर प्रॉब्लम होती है इम्प्लीमेंटेशन में, दिक्कत है। आपको सरप्राइज होगा ये जान के दैट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने 1952 में बात करी थी पॉपुलेशन कंट्रोल पे। ठीक है, तो हमने 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग की बात करी थी, और उसके बाद हुआ कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है, लॉज हमने बनाए हुए हैं हर जगह, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया जिसने सबसे पहले कभी बात करा कि यार हम फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। पर अब आप देखो हालत क्या है ना। तो सेम इज दिस, ये टाइगर प्रोटेक्शन और ये सब हम करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा सलमान खान भी है हमारे यहाँ। तो दैट इज अ थिंग। क्लियर है? क्लियर है, चलिए आगे। यस यस यस, हाँ बेटा, कुछ चीता की डेथ भी हो गई। आ जाओ, राजस क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। वहां पे बताऊंगा मैं, इज इट गुड और बैड। हाँ हाँ, ब्लैक डियर किल किया था ये सलमान खान ने, राइट। चलो है। यस, प्रोजेक्ट चीता वाज लॉन्च इन 2022, यस श्रेयांश। ठीक है, आ जाओ। सब क्लियर हो गया? ब्लैक बक, सलमान खान वाला जो था ना। आ जाओ, कोई नहीं यार। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, amazon फेस प्रोजेक्ट। amazon आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया हुआ है। amazon, हाँ। आदित्य कौन सा पहले वाला आप बोल रहे हो? इससे फर्स्ट न्यूज, इसमें ये समझ नहीं आया, दिस पार्ट। इज दिस न्यूज इज फाइन टू एवरीबडी? यहाँ पे कुछ है और समझने का? इफ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ लो। बाकी अगर पहले का कुछ छुट गया, आपने लेट ज्वाइन किया है, तो मैं अब लास्ट में कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, तो चिंता मत करो, जो पहले का छूट गया है, इन द लास्ट 10 मिनट्स आई विल यू नो रिवाइज एवरी, आई विल मेक यू रिवाइज एवरीथिंग। ठीक है, चलो। यस एग्जैक्टली, लाइक एवरी क्लास में हम करते ही हैं, लास्ट के 10 मिनट्स में रिवीजन करते हैं। सो सेम आई विल डू टुडे ऑल्सो। चलो, आते हैं आगे। Amazon फेस प्रोजेक्ट की बात करते हैं। Amazon फेस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको जूनियर प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। Amazon फॉरेस्ट का नाम भी है, Amazon रिवर का नाम भी है, राइट। तो Amazon फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट को हम ब्रेन ऑक्सीजन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ का जो ऑक्सीजन है ना, क्योंकि ये दे आर वेरी डेंस फॉरेस्ट, है ना। तो ऑक्सीजन, लंग्स ऑफ द अर्थ, ऑक्सीजन वर्ड मैंने गलत यूज कर दिया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ। तो ये बात आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके प्रोटेक्शन के लिए अमेजोन फेस प्रोजेक्ट बनाया, दैट इज अमेजोन फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। जैसे हमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है ह्यूमंस को, प्लांट्स को किसका रिक्वायरमेंट होता है? CO2 का रिक्वायरमेंट होता है। आपने जूनियर क्लासेस में फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, है ना। तो आपने पढ़ा था ना, 6 CO2 प्लस 6 H2, राइट। वो क्या बनाता है? C6H12O6, है ना, प्लस 6O2 प्लस H2, है ना, पढ़ा था ना ये। तो ऑक्सीजन तो हमारा प्लांट्स हमें बनाते हैं किसकी हेल्प से? भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इस सब की हेल्प से बनाते हैं ना। सो माय पॉइंट इज, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है सब कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए हमें O2 का एनरिचमेंट करने की जरूरत है ना फॉरेस्ट एरिया में। तो उसी लिए करा जा रहा है। कहाँ पे कर रहे हैं? अमेजोन रेन फॉरेस्ट में कर रहे हैं। ठीक है, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज अ फर्स्ट फेस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन दी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट।
ठीक है। अमेजोन क्या है, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो बस ये इतनी बात याद रखना। दूसरी बात आपको याद रखनी है, हमारे वर्ल्ड में एवरी ईयर वी यूज टू प्रोड्यूस कंडक्ट अ क्लाइमेट समिट। तो अभी हुई है कोप 30 समिट, होने वाली है नवंबर में। तो कोप 30 समिट जो क्लाइमेट की होगी, उसे होस्ट करेगा अगेन ब्राजील। ब्राजील के मेजर एरिया में आपको अमेजोन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि ब्राजील है, उसके बाद कुछ एरिया वेनेजुएला से भी टच होता है, कोलंबिया से भी टच होता है, इक्वेडोर से भी टच होता है, पेरू से भी टच होता है, बोलीविया से भी टच होता है। पर मेजर जो उसका चंक है अमेजोन फॉरेस्ट का, वो आपको देखने को मिलेगा इन ब्राजील ओनली। और कोप 30 भी कौन होस्ट करने वाला है, ब्राजील होस्ट करने वाला है इन मंथ ऑफ नवंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अभी किसी ने यहां पर लिखा था, वैष्णवी ने बोला था सर कोप 29 अजरबैजान में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, जो कोप 29 हुई थी अजरबैजान में हुई थी। अभी आपका कोप वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब होता है कोप का। यहां तक किसी को कोई डाउट है, सो काइंडली आस्क योर डाउट। इफ यू हैव नो डाउट, देन ऑब्वियसली चलें आगे। प्लीज से यस और नो। ऑलराइट, चलते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। विल मोदी जी अटेंड दिस? इसमें कॉन्फ्रेंस वाली पार्टी में जनरली एनवायरमेंट मिनिस्टर वगैरह जाते हैं, मे बी अब मोदी जी चले जाए, है ना। वी आर नॉट, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर, है ना। पर हाँ, जनरली मेजर लीडर्स जाते हैं वर्ल्ड के, तो जा भी सकते हैं। हाँ, ये पीस ट्रीटी की तरह आप बोल सकते हो। जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, ये वापस आते हैं, मतलब आपस में ये बातें करते हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट प्रोटेक्शन एंड ऑल, राइट। सो एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी भी है जिसका नाम है UNFCCC। तो UNFCCC जो है, इसमें हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसी के अंडर ये सब होता है, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये सब, राइट। तो ये सब आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। मैं जब स्कूल सेशंस में जाता हूँ, मैं देखता हूँ जनरली हर एक स्कूल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने होते हैं, मैप बने होते हैं, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। नहीं बेटा, कमी नहीं हो रही, एनरिचमेंट कर रहे हैं ताकि और ज्यादा उनका प्रोडक्शन बढ़ सके, है ना। एज सच कोई कमी नहीं है, पर एनरिचमेंट में क्या होता है, फास्ट ट्रैक हो जाता है प्रोसेस, राइट। आ जाओ, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। पहले ये बताओ जरा, ये वाली पीपीटी में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ी पिक्टोरल लग रही है। हाँ, अलग से बढ़िया बढ़िया मैप आपको निकाल के ला रहा हूँ मैं। थोड़ा पीपीटी की तारीफ करो यार, उससे फिर, क्योंकि मेरा आइडिया ये रहता है कि आप देख के, है ना, एक चीज होती है ना, आप देख के पढ़ पाओ, मतलब यू कैन एबल टू रिकॉल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, है ना। प्रीवियस पीपीटी से कुछ फर्क लगा इस बार, है ना, बिकॉज आप देख के चीजें याद रहती हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप इतना कुछ पढ़ते हो तो हेक्टिक है ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, हैवी कंटेंट तो नहीं लग रहा। कई बार क्या होता है, हम पढ़ने में इतना ज्यादा हैवी कंटेंट हो जाता है, फिर वो बाउंस से लगने लगती है। हाँ, राइट। सो दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर जिनकी इनिशियल क्लासेस होंगी, ऑब्वियसली इनिशियल क्लासेस में थोड़ा हैवी लगेगा, पर अब देखो एग्जाम में आता ही है ना, इतना तो हमें करना ही है। पर मेरा आइडिया यही रहता है, जितना बेसिक इजी लेवल पे कर सके, ठीक है। ये आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा, इरिस्पेक्टिव, यू नो। अब आप देखो, मैंने यहाँ पे आपको करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन भी दे दी, स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी दे दी, मैंने आपको अमेजोन भी बता दिया, मैंने आपको बेसिक CO2 की इंपॉर्टेंस भी बता दी, मैंने आपको आने वाले कोप समिट भी बता दी।
तो आप ना जीके में अभी मैं आपको बोलूंगा, डोंट, हाँ, हर एक जगह काम आएगा, ठीक है। अब मैं जीके में बोलूंगा कि ज्यादा ऐसे प्रेशर नहीं करना है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना कि, हाँ, मतलब हैवी लग रहा है, मतलब आप कोशिश करोगे एक ही दिन में सब याद कर लो, वो कोशिश मत करना, इजी इजी कर देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो होता ही है। हाँ, आप पढ़ते रहो बस, जो नहीं हो रहा उसे रिवाइज करते रहो। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरा बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी 2015 में, राइट। सो 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। अब आप देखोगे जितने भी कंट्रीज आपको शो हो रहे हैं, विच आर इन ऑरेंज, लाइक यूएसए हो गया, अफ्रीकन नेशन हो गया, इंडिया हो गया, तो ये स्टार्ट करा था इंडिया एंड फ्रांस ने। और इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप देखोगे इंटरनेशनल सोलर इन 2015 पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के बाद ये हुआ था। अभी मैं बात करूं तो 120 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, ठीक है, जो कि सोलर एनर्जी डेवलपमेंट पे बात करती है। अगर इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। इसकी 2025 की समिट कहाँ पे होने वाली है? 2025 की समिट इसकी न्यू दिल्ली में होने वाली है। तो न्यू दिल्ली में 2025 की इंटरनेशनल सोलर लाइन समिट होने वाली है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सोलर रिलेटेड कुछ स्कीम्स बताऊं इंडिया में, वी हैव पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर स्कीम, जो कि सोलर अडॉप्शन के बारे में बात करते हैं, राइट। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से ये करो, फिर हम चलेंगे आगे, राइट। हाँ, वो आज करेंगे आदित्य। वो रह नहीं गए थे, वो छोड़ देते क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी इतना हो गया, ठीक है। हम्म। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर इज द लेटेस्ट डील, एचएएल एंड रशिया की जो डील हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इंडिया ने डिसाइड करा है अपना फर्स्ट टाइम जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो अब इंडिया में स्टैब्लिश होने वाला है। तो एचएएल दैट इज स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया का यूएसी ने अपना ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर करा है SG-100 पैसेंजर जेट। तो इन्होंने डिसाइड करा है कि हम इसे मैन्युफैक्चर करेंगे। रशिया की कंपनी है यूएसी, तो इन्होंने एमओयू साइन करा अभी रिसेंटली अक्टूबर में। तो इंडिया में अब प्रोड्यूस होंगे SG-100 जेट्स, ठीक है। तो दिस इज यूज एज अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए ये यूज होंगे। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उड़ान स्कीम को बूस्ट करेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय उड़ान? उड़ान स्कीम वाज लॉन्च इन 2015, और उड़ान स्कीम का इनिशिएटिव है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। तो बेसिकली आप देखोगे नागरिक, अभी हमारे इंडिया में एयर ट्रेवल कॉमन मैन की रीच से बाहर है। तो उसे कॉमन मैन की रीच में लाने के लिए हमने स्कीम लॉन्च करी थी उड़े देश का आम नागरिक, राइट, जिसमें हमने कुछ प्राइस कैपिंग भी करी थी। तो उसी को बूस्ट करेगा ये, जब हम पैसेंजर प्लेन्स को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, ऑब्वियसली उससे टिकट कॉस्ट और ये सब हम्म इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब थोड़ा चीप हो जाएगा, कॉमन मैन के यू नो उसमें आ जाएगा, व्हाट यू कॉल्ड, रेडार में आ जाएगा। क्लियर है? इज इट फाइन टिल नाउ?
जस्ट से यस और नो। यहां तक क्लियर है? राइट। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? वेरी गुड। ऑलराइट, एक बार मैं लास्ट स्लाइड शो कर देता हूँ किसी को शायद। नाउ यू कैन सी द लास्ट स्लाइड। नाउ कमिंग टू द एमसीक्यू राउंड। अब आते हैं एमसीक्यू राउंड पे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने करंट अफेयर करा, अब एमसीक्यू राउंड करते हैं। सर यू सेड सिकोए। नहीं नहीं, सुकोए तो फाइटर प्लेन था बेटा, वो एक टाइप है फाइटर प्लेन का। जो रशिया के है ना, सुकोए MKI वगैरह, है ना, वो मेजरली उसके हैं, है ना। अब ये रशिया के साथ डील करा है HAL में। हाँ, लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जो भी हमारे इंडिया में इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उसमें इनका रोल होता है। चलो, अब आते हैं बेटा एमसीक्यू राउंड पे। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एमसीक्यू। नहीं नहीं नहीं, वो बेटा रब हो जाता, जब हम स्लाइड चेंज करते हैं ना बेटा, वो एनिक्डोशन रब हो जाते हैं, इसलिए मैं वो हटा देता हूँ। वो तो नहीं हो पाएगा, है ना। जो लिख रहा हूं मैं, दैट विल नॉट बी, आपने देखा होगा, आई आई यूज्ड टू रब, इरेज हो जाता है। चलो, आते हैं आगे। तो मतलब नोट्स बनाना नहीं चाह रहे बिल्कुल भी, ये समझ में आ रहा है मुझे। है ना। चलो, now according to National Crime Record Bureau, which state reported the highest number of farmer suicides in 2025? अभी आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है ना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग विच स्टेट, क्योंकि देखो इंडिया में फार्मर सुसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट हैज हाईएस्ट फार्मर सुसाइड, है ना, फार्मर सुसाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड हमें देखने को मिल गया? इज इट महाराष्ट्र, इज इट आंध्रा, इट इज मध्य प्रदेश और कर्नाटका? द आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2025 डेटा के अकॉर्डिंग मैक्सिमम फार्मर सुसाइड्स हमें देखने को मिली है। ठीक है, इट इज नॉट MP, इट इज महाराष्ट्र। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हर साल आपकी रिपोर्ट पब्लिश, हर साल नहीं, आपकी ये बेसिकली क्राइम रिकॉर्ड पब्लिश करता है रिपोर्ट। तो अभी 2025 में जो रिपोर्ट आई है वो 2023 का डेटा लेके आई है। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आ जाओ, फर्स्ट हो गया। अब आते हैं, यस, पर मतलब 2023 का डेटा 2025 में, जैसे हमारा रिजल्ट नहीं आता, जैसे आप देखो, आप अभी कौन सी 12th का जो बच्चे हैं, उनका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो आएगा कौन सा, 2025 का ईयर काउंट होगा, लेकिन रिजल्ट आएगा 2026 पे। ठीक है, सो दिस इज अ थिंग। आ जाओ आगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक इज रिसेंट इन न्यूज, स्पैन अक्रॉस विच टू स्टेट? अभी पुलिकट लेक न्यूज में है बिकॉज आपने देखा होगा, पुलिकट लेक के पास से हमने सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करी हैं। तो क्वेश्चन है कि ये कौन से दो स्टेट के आसपास आता है? तो अगर आप इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट देखोगे, इफ यू सी द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ईस्टर्न कोस्ट में आपको एक जगह मिलेगी,
स्टेट मिलेगा आंध्रा, ठीक है, आंध्रा मिलेगा, और आपको एक स्टेट मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो आंध्र और तमिलनाडु के में शेयर होता है लेक, दैट इज पुलिकट लेक। क्या हमारे पास ऑप्शन है ऐसा? यस, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो पुलिकट लेक आंध्र और तमिलनाडु को शेयर करता है। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे वी हैव अ लिस्ट ऑफ फ्यू लेक्स, तो आप ये देख सकते हो। वी हैव वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक कहाँ पर है? केरला में, बहुत फेमस है। चिल्का लेक, चिल्का लेक उड़ीसा में है। ये इंडिया का लार्जेस्ट लार्जेस्ट लेगून वाटर लेक है चिल्का लेक। चिल्का लेक के बारे में याद रखना, लार्जेस्ट लेगून वाटर लेक, लेगून वाटर लेक, चिल्का लेक। वी हैव शिवाजी सागर, महाराष्ट्र में है। वी हैव इंदिरा सागर, मध्य प्रदेश में। पेंगोंगसो लेक लद्दाख, ये मैंने आपको काफी बार बताया। पुलिकट लेक आंध्रा एंड तमिलनाडु, क्योंकि मेजर पार्ट इसका आंध्रा में आता है इसलिए यहाँ पर आंध्रा लिखा हुआ है। सरदार सरोवर लेक गुजरात। लोकटक लेक, ये मैंने आपको बताया भी था, इट इज अ फ्लोटिंग लेक। ये क्या है? एक फ्लोटिंग लेक है। ये कहां पर है? मणिपुर में है। वी हैव वुलर लेक। वुलर लेक कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये इंडिया का एक फ्रेश वाटर लेक है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, वुलर लेक। तो आप मुझे बताओ जरा, ये सारे लेक क्लियर है कि नहीं? इज इट फाइन और नॉट? ठीक है, तो इसमें से जहां पर स्टार बना रहा हूं, लोकटक, वुलर, चिल्का, वेम्बनाड तो पता ही होता है, पैंगोंगसो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, इन्हें देख लेना। ठीक है, इज इट फाइन? चलो जी आगे चलते हैं। यस बेटा, दीज विल अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम, नॉट वो सॉरी, टेलीग्राम। चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज कोंकण 25। एक्सरसाइज कोंकण। कोंकण आपको पता है इंडिया में कोस्ट का भी नाम है, कोंकण कोस्ट, है ना? तो ये एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज कोंकण, ये वहीं पर होती है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज कोंकण। तो कोंकण 2025 ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ कंडक्ट की है? ठीक है, तो ये ना एक नेवल एक्सरसाइज है, इट इज अ नेवल एक्सरसाइज। तो कोंकण हमने कंडक्ट की है इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, दैट इज कोंकण एक्सरसाइज बिटवीन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफी आते हैं, तो ध्यान रखना। जो भी मैं इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज मार्क कराता रहता हूँ वो एग्जाम में जरूर आती है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे इंडिया का कोस्टल लाइन है, तो आप देखोगे वी हैव मालाबार कोस्ट, है ना? यहाँ पे मालाबार कोस्ट है। उसके बाद आप देखोगे वी हैव कन्नड़ कोस्ट। देन फिर आप गोवा और महाराष्ट्र वाला जो रीजन है यहाँ पे आप देखोगे कोंकण कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट आपको मिलेगी यहाँ पे महाराष्ट्र गोवा वाले रीजन में, तो ये ध्यान रखना कोंकण कोस्ट। इधर फिर आप देखोगे यू हैव यू नो कोरामंडल कोस्ट।
राइट, यू हैव कोरामंडल कोस्ट, यू हैव आंध्रा कोस्ट, यू हैव उड़ीसा कोस्ट। तो कोंकण की मैंने लोकेशन भी बता दी। बेसिकली गोवा और महाराष्ट्र वाले रीजन में आपको कोंकण कोस्ट देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलें आगे, आ जाओ। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस्ट लाइन, तो वहां पे नाम उसके नाम पर है ना बेटा। ये मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, आपस में मिलिट्री एक्सचेंज होता है, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस और ये सब कर सके। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अभी रिसेंटली कौन सा इंडिया का स्टेट है जो कि होस्ट करने वाला है बैडमिंटन वर्ल्ड कप। एक तरीके से जूनियर चैंपियनशिप है, तो वो होस्ट करने वाला है कौन सा स्टेट है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये वो स्टेट है जो कि क्या करता है, जो कि यू नो टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है इंडिया में। ये वो स्टेट है जहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। रिवर फ्लो करती है। ये वो स्टेट है, राइट, जहां पर एक फेमस टेम्पल भी है जिसका नाम है कामाख्या टेम्पल। तो अब आप समझ गए होंगे, ये है आपका असम। और इसी ने क्या करा है अभी, ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन की भी होस्ट करने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो कि बात करता है आपका कर्नक टेम्पल। अभी कर्नक टेम्पल न्यूज में है ना। तो आप मुझे बताओ कहाँ पर है, लेकिन उससे पहले आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है, क्योंकि दोनों राइम कर रहे हैं ना वर्ड। कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा में। यस। ठीक है, लेकिन अगर मैं कर्नक टेम्पल की बात करूं, तो कर्नक टेम्पल कहाँ पर है? कर्नक टेम्पल आपका ऐसी जगह पर सिचुएटेड है, ऐसी कंट्री में सिचुएटेड है जहां पर फेमस सुएज कैनाल भी है। ठीक है, फेमस सुएज कैनाल इज ऑल्सो देयर। सुएज कैनाल आपने पढ़ा है ना, सुएज कैनाल जो कि रेड सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है, राइट। तो कहां पर है ये? इजिप्ट में। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सुएज कैनाल भी याद रखना, और कर्नक टेम्पल भी याद रखना, अभी न्यूज में है कर्नक टेम्पल। ठीक है, अब मैं कुछ नया नहीं कराऊंगा, अब मैं आपके डाउट्स दूंगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था आर्टिफिशियल रेन से रिलेटेड, है ना, क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको क्लाउड सीडिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, उन्हें बाय बाय। सुबह अपनी क्लासेस की तैयारी करो, सबकी क्लासेस हैं। जिनको डाउट है वो रुक जाए, अपने डाउट क्लियर करा लें। तो मैं जरा क्लाउड सीडिंग बता देता हूँ। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है बेटा? वो एक तरीका होता है जिसमें कुछ, हाँ हाँ, सब करूंगा बेटा, सुपरलेटिव वगैरह सबकी करूंगा, मैं क्लास में भी कराऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है। हम्म। राइट, अब क्लाउड सीडिंग के बारे में ध्यान रखते हैं कि यार क्लाउड सीडिंग क्या तरीका होता है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, सीड्स की तरह, जैसे सीडिंग करते हैं ना, ऐसे सीड डाल देते हैं।
इस तरह से अपर एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे कंपाउंड रिलीज कर देते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है कंडेंसेशन कराने की, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, उनको रिलीज कर देते हैं अपर एटमॉस्फेयर में। तो उससे क्या होता है, ये ह्यूमिडिटी जितना भी मॉइस्चर होता है वो उसे डस्ट पार्टिकल के अराउंड इकट्ठा कर देते हैं, कंडेंस करा देते हैं, और जैसी कंडेंसेशन होता है उसके बाद रेन हो जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ, जो दिल्ली वाली क्लाउड सीडिंग हुई उसमें वो कंडेंसेशन नहीं हो पाया, बिकॉज ह्यूमिडिटी इतनी नहीं मिली, मॉइस्चर इतना नहीं मिला। तो दैट वाज द रीजन कि ये वाली जो आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश थी वो थोड़ा फेल हो गई। पर ये एक साइंटिफिक तरीका होता है जिसमें सिल्वर आयोडाइड इस तरह के कंपोनेंट्स को यूज करके हम आर्टिफिशियली रेन क्रिएट करा देते हैं, राइट। अब मुझे लगता है अक्षय ने शायद पूछा था, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे बताओ। हाँ अनुष्का, स्टार्टिंग 5 मिनट्स में मैंने कुछ नहीं बताया था, मैंने बस यहाँ से स्टार्ट करा था फर्स्ट करंट अफेयर रफेल, है ना। 10, 5, 8, 5, 8, 10 के अराउंड तो क्लास स्टार्ट हुई थी, व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, राइट। तो मैंने फर्स्ट करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट किया था आज का। और कोई डाउट किसी को, एनी एनी डाउट? हाँ, सॉर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे एयरफोर्स में क्या करते हैं, एरोप्लेन जब फाइटर प्लेन को फ्लाई करते हैं ना, तो ऐसे फ्लाई कराना उसे सॉर्टी बोलते हैं, है ना। क्योंकि एयरफोर्स में वो बेसिकली प्रैक्टिस होती है तो वो बोलते हैं सॉर्टीज, है ना। तो सॉर्टी का मतलब होता है जब आप कोई फाइटर प्लेन को ऐसे एयर में रन करा रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज सॉर्टी, जो कि कोई फाइटिंग एक्सरसाइज है पर बिना एक्चुअल फाइट के है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये याद रखना। तो पहली मैंने ये करा था, मैं रिवाइज करा देता हूँ। फिर मैंने आपको क्लाउड सीडिंग बताया था, फिर मैंने आपको बताया अभी नए चीफ जस्टिस नवंबर में आने वाले हैं, सूर्यकांत गवाई जी चले जाएंगे। फिर मैंने त्रिशूल एक्सरसाइज बताई थी, जो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। फिर मैंने सरदार पटेल के बारे में बताया था, सरदार पटेल जी का बर्थडे होता है इसीलिए हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। फिर मैंने आपको मध्य प्रदेश में जो तीसरी चीता सेंचुरी है उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको अमेजोन फॉरेस्ट में जो CO2 एनरिचमेंट प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया। तो उससे क्या होगा, और फर्टिलिटी बढ़ जाएगी वहां पे। इंटरनेशनल सोलर लाइंस की समिट के बारे में बताया जो न्यू दिल्ली में हो रही है। फिर मैंने HAL का जो टाइप हुआ है रशिया के साथ, तो इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग करेगा ये बताया। और फिर मैंने कुछ MCQ कराए। सो दिस वाज द टुडेज। चीफ जस्टिस वाली स्लाइड दिखा देते हैं, ओके। राइट, एनीथिंग एल्स? चलो फिर, तो अब आप कल आराम से आओ, सबकी क्लासेस है, मेरी भी क्लासेस है, रेस्ट करो आराम से। विल मीट यू टुमारो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नेक्स्ट। हाँ ये तीसरी साइड है श्रेयांश, नौरा देही। इससे पहले जो दो हैं वो भी MP में है, कुनो और गांधी साहब, राइट। चलो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।